वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। मैं आतिफ आलम। जैसा कि मैं आपको लक्ष्य एजुकेशन की ओर से जीएस पढ़ा रहा हूं और जीएस की श्रृंखला में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को देख लिया, हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर ली है और हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण थे उन पर लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और उनमें मैंने प्रमुख कारण बताया था बाण। जैसा कि बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाण के आने के कारण हुआ था कि वहाँ पर लगभग 7 बार बाण आई थी और खुदाई में पानी के 7 लेयरें मिली हैं, 7 स्तर मिले, है ना। कुछ इतिहासकारों ने इसका कारण कुछ और माना है, कुछ ने कहा है महामारी फैल गई थी, है ना। कुछ ने कहा है कि व्यापार को लेकर के कुछ मंदी हो गई थी, इस वजह से ये लोग पलायन कर गए। कुछ लोगों ने कारण दिया है कि शायद जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण आर्यों का आगमन भी है ना। भारत में आर्य लोगों का आना शुरू हो गया था ना। आर्य लोग जो थे ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, माइनर एशिया के, अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, है ना। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी माने गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर आर्य लोग माइनर एशिया के निवासी माने गए, मध्य एशिया के। तो उन लोगों ने भारत में आगमन शुरू कर दिया। अब जब वो लोग आए आर्य लोग, तो उनके आने के बाद हड़प्पा वासी यहाँ से पलायन करना क्या कर गए शुरू, और धीरे धीरे आर्य लोगों ने अपनी सभ्यता बनाना क्या कर दी शुरू कर दी। उसी को हम कहते हैं आर्य लोगों की सभ्यता, या हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, वैदिक सभ्यता। देखो, वैदिक सभ्यता, सभ्यता का मतलब होता है कल्चर, संस्कृति, जिसको हम क्या बोलते हैं संस्कृति। जहाँ जो लोग जैसे लोग रहते हैं उनका रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, है ना, ये सारी चीज़ें उनका क्या कहलाता है, यही सारी चीज़ें उनकी संस्कृति कहलाती है, उनका कल्चर कहलाता है। उसी को हम नाम देते हैं सभ्यता। तो वैदिक काल में जो आर्य लोग आए, जैसा कि मैंने बताया ना, मध्य एशिया से ये लोग चलकर आए थे, तो उन लोगों ने आकर भारत में कैसा रहन सहन, है ना, कैसा अपने आप को, अपने समाज को बांटा, वही सब क्या है उनका कल्चर है, वही सब उनकी सभ्यता है। तो वैदिक सभ्यता एक्चुअल में आर्य लोगों की थी। किसकी थी? आर्य लोगों की, है ना। इस सभ्यता का अगर हम कार्यकाल की बात करें, सभ्यता कब तक चली, जैसे हमने कहा था हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल था वो 2300 से लेकर 1750 BC माना गया है। ऐसी वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है हड़प्पा के पतन के बाद, है ना, 1750 तक तो हड़प्पा रही, उसके बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, धीरे धीरे उसका क्या हुआ पतन। और 1500 से वैदिक सभ्यता क्या हो गई ये शुरू हो गई 1500 से, और 1500 से लेकर ये चली 600 BC तक। ये इतना लंबा टाइम पीरियड रहा वैदिक काल का, या मैं कहूँ आर्य लोगों का। अब हम देख लेते हैं ये आर्य लोग, आर्य एक्चुअल में कहते किसको है ना। आर्य किसको कहते हैं, आर्य कौन थे, आर्य अगर मध्य एशिया के निवासी थे तो आर्य मध्य एशिया से भारत क्यों आए, ऐसा क्या रीज़न था कि आर्यों को मध्य एशिया को छोड़कर भारत की तरफ आना पड़ा। क्योंकि भारत जो है ये एशिया के दक्षिणी एशिया वाले हिस्से में पड़ता है ना, और ये लोग आए थे मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया से चलकर ये किधर आ गए, दक्षिण एशिया, भारत की तरफ। तो ऐसा क्या रीज़न था जो इनको आना पड़ा। एक्चुअल में आर्य लोग जो थे ये ग्रामीण माने गए। कैसे माने गए? ग्रामीण लोग। कैसी सभ्यता थी? अगर आपसे पूछा जाए वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ऐसे ही वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब ये ग्रामीण सभ्यता है तो फिर ग्रामीण कल्चर रहा होगा इनका स्टार्टिंग, है ना। तो इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना गया है पशुपालन। अगर आपसे पूछा जाए वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, तो स्टार्टिंग में उनका जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो पशुपालन था। ग्रामीण है, पशुओं को पालते हैं। किसको पालते हैं? पशु। मध्य एशिया में जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ आसपास का सारा चारागाह क्या हो गए, खाली। तो इनको नए चारागाह की तलाश हुई, है ना, क्योंकि ये लोग पशुओं को पालते हैं और पशुओं को फिर चारा चाहिए। ये लोग ग्रामीण जरूर हैं लेकिन खेती से परिचित नहीं है, इनकी अर्थव्यवस्था कृषि नहीं है, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, पशुपालन। पशुपालन के ऊपर डिपेंड है, पशुओं को पालना, उनका दूध पी लेना, है ना, उन्हीं को अपने संसाधन के रूप में यूज़ करना। तो अब इनको अपने पशुओं को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए नए चारागाह चाहिए, और ये नए चारागाह की उनको तलाश करनी पड़ेगी। आसपास के चारागाह क्या हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। तो नए चारागाह की तलाश करते हुए आर्य लोग
मध्य एशिया से चलकर कहाँ आ गए, भारत। और भारत को आपको पता है, भारत तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है। और भारत में आने के बाद जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो चारा उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट है, तो इन्होंने कहा हम यहीं पर स्टे करेंगे। अब यहीं पर स्टे करेंगे, इसका मतलब शायद ये लोग कबीलों में रहते होंगे। किस में रहते होंगे, कबीलों में। अर्थात वैदिक सभ्यता आर्य लोगों की जो थी ना, वो कबीलाई तत्वों की थी। किसकी थी, कबीलाई तत्वों की प्रधानता। यानी जिस समय वैदिक काल चल रहा था उस समय कबीलाई तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थी, प्रधानता थी। और ये लोग भी कबीलों में ही रहा करते थे और इन्होंने अपना कबीला माइनर एशिया से आगे बढ़ाकर कहाँ पर ले आए, भारत। अब ये भारत आर्य लोग आ गए, तो हम बात करते हैं आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, किसको कहते हैं आर्य। कौन है आर्य, क्या मैं कह सकता हूँ मैं आर्य हूँ, या आप कह सकते हो कि आप आर्य हो। तो ना आर्य जो शब्द था ना, आर्य शब्द अपने आप में निर्जातीय शब्द है, जिसकी कोई जाति ना हो। कैसा शब्द है ये, निर्जाति। अर्थात आर्य की कोई पर्टिकुलर जाति नहीं है, बल्कि आर्य का अर्थ होता था कुलीन। क्या होता था, कुलीन। आर्य का अर्थ होता था श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ होता था योग्य, ना। तो आर्य जो शब्द है ये वो शब्द है जिसका अर्थ है कुलीन है, श्रेष्ठ है, योग्य है। तो जो भी योग्य है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी कुलीन है, वो सारे आर्य हैं, है ना। जैसे सपोज दैट हम अपना एक ग्रुप बना लें आर्यन, मान लो हमने अपना ग्रुप बनाया आर्यन। अब इस हमारे ग्रुप में, आर्यन ग्रुप में मैं हूँ, आप हैं, सर है ना, मैम है। अब हम पता चला 4-5 लोग हो गए टोटल। हमने कहा कि हमारे इस ग्रुप में, आर्यन ग्रुप में 10 लोग हैं। कितने लोग हैं, 10 लोग। लेकिन ये ग्रुप में 10 हैं, इसके अलावा 20 भी हो सकते हैं, और लोगों के लिए भी आने के लिए परमिशन है। अब इस ग्रुप का काम क्या है, इस ग्रुप का काम है समाज सेवा करना। ये हमारा ग्रुप, आर्यन ग्रुप जो बना, वो समाज सेवा करेगा, है ना। समाज में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए हम वहाँ पर खड़े होंगे। हमारी ये जो ग्रुप है आर्यन, ये वर्क करेगा। तो मैं कहूँ कि मैं आर्यन हूँ, कोई मुझसे पूछे आप कौन है, आप क्यों इस मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, मैं कहा मैं आर्यन हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 10 और हैं। अब इस विचारधारा को लेकर और कोई जुड़ जाए, 11 हो गए हमारे, और सेकंड जुड़ जाए 12 हो गए ना। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे ही ये अपने कबीले में अपने आप को आर्य कहते थे, और इसमें कबीला होता था, लोग जुड़ते जाते थे, है ना। ये उन सभी लोगों को अपने साथ रखते थे जो श्रेष्ठ होते थे। श्रेष्ठता का आधार, है ना, जैसे हमारे यहाँ आज श्रेष्ठता का आधार अलग है। आज श्रेष्ठता का आधार क्या है, आज हम उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं जो व्यक्ति, है ना, अच्छे पद पर हो। कैसा हो, समाज में उच्च पद पर हो, है ना, या समाज में मान सम्मान वाली प्रतिष्ठा रखता हो, वो व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ है आज। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था ना, क्योंकि उस समय इतना बड़े व्यापार तो होते नहीं थे, इतनी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, ऐसा कुछ तो था नहीं। उस समय श्रेष्ठता का आधार होता था कि क्या आपके अंदर अच्छी सूझबूझ है। अगर आपके अंदर अच्छी सूझबूझ है तो आप श्रेष्ठ हैं। सूझबूझ के अलावा क्या आपके अंदर एनर्जी है, आप ताकत रखते हैं, बलवान हैं, यानी मैं कहूँ योद्धा। अगर आपके अंदर, आपकी भुजाओं में बल है तो आप श्रेष्ठ हैं, आप आर्य बन सकते हो। आप किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ हो, आप जिस क्षेत्र में श्रेष्ठ हो उसी को हम कहेंगे कि ये लोग क्या है, आर्य। तो ये श्रेष्ठता पर बल देते थे। किस पर बल देते थे, श्रेष्ठता पर। अब जो भी किसी भी क्षेत्र में पारंगत है वो आर्य कहलाएगा, वो इनके साथ जुड़ेगा। ऐसे करके इनका पूरा कबीला बना, और ये कबीलाई तत्वों में रहते थे, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या हुए, शुरू। अब ये भारत में आ गए। भारत में आकर भारत में इन्होंने रहना क्या कर दिया, शुरू। तो जब भारत में रहेंगे तो भारत में अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, है ना, उसके हिसाब से मेंटेन करेंगे ना। तो अब जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो वैदिक सभ्यता थी, जिसको हम बता रहे हैं 1500 से लेकर 600 BC ये चली थी, तो ये वैदिक काल को हम देख लेते हैं कि ये वैदिक काल 2 हिस्सों में चला, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं। ये जो वैदिक काल है, जिसको हमने कहा 1500 से 600 BC, एक को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल, ऋग्वैदिक काल। और एक को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल बोलते हैं,
उत्तर वैदिक काल। अब देखो जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, ये ऋग्वैदिक काल जो है ये 1500 से स्टार्ट हुआ और 1500 से स्टार्ट होकर 1000 BC तक चला। फिर हमारा उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 600 BC तक चला। ऐसे करके हमने पूरे वैदिक काल को दो भागों में बांट लिया। एक को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, एक को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, है ना। इस ऋग्वैदिक काल में भी आर्य लोग ही रहेंगे, उत्तर वैदिक काल में भी आर्य लोग रहेंगे। ऐसे करके मान लो ये पहले आने वाले आर्य हैं, पहले पहुंचने वाले आर्य हैं, और ये वो आर्य हैं जो इन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। फिर बांटने का आधार, बांटने का कोई आधार रहा होगा, है ना। 1500 से हमने 1000 ही क्यों लिया, 1500 से 900 ले लेते, 1500 से 800 ले लेते, या इधर 800 से 600 ले लेते, 906 से। इसको बांटने का, विभाजन का जो आधार है, वो विभाजन का आधार है लोहे की खोज। क्या है? लोहे की खोज। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के लोगों को हुई थी। किसको हुई थी? उत्तर वैदिक काल के आर्यों को हुई थी। इस लोहे का पहला जो साक्ष्य मिला था वो एटा जिले से मिला था। कहाँ से मिला था? एटा जिला। अगर प्रांत पूछा जाए तो यूपी के एटा जिला, और एटा जिला का भी खास एक एरिया अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा से लोहे का पहला प्रमाण मिला। किसको मिला? उत्तर वैदिक काल में आर्यों को मिला। इसी के आधार पर क्या कर दिया गया? इसी के आधार पर हमने ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का क्या किया है? तो एटा के अतरंजी खेड़े से मिल गया, और इसी आधार पर हमने इन दोनों को क्या कर लिया है? विभाजित कर लिया है। तो यहाँ से इन दोनों को अलग अलग बांट लिया। अब देखो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को हम कंबाइंड करके पढ़ेंगे ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे पहले हम ऋग्वैदिक काल पढ़ लें उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं। हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हम ऋग्वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को दोनों को कैसे करके मिलाकर पढ़ेंगे? कंबाइंड करके पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। तो अब हम देख रहे हैं ये वैदिक काल जो था, इस वैदिक काल में जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, उन लोगों का कल्चर किस प्रकार का था, है ना। एग्जाम में आपसे पूछता है कि वैदिक काल में या वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी। तो वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? परिवार था। क्या था? परिवार। अगर आज भी देखा जाए, आज के समाज में, वर्तमान समाज में भी समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार ही है। यानी आपका अस्तित्व आपके परिवार से है। आप कहीं भी जाओ, जाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा था किसका बेटा है, किसकी बेटी है ना, बाबा का नाम क्या है। ये क्या है? परिवार चल रहा है, वंश चल रहा है ना। वंश के आधार पर ही आज भी आपके समाज में क्या है? पहचान है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? परिवार। इसको हम कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल। तो चाहे आप परिवार कहो, चाहे आप कुल कहो। इसी को हम लोग गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह। क्योंकि परिवार जो रहता है वो घर में ही रहता है। तो चाहे आप परिवार कहो, चाहे आप कुल कहो, चाहे आप गृह कहो, सारी बातें कैसी हैं? सारी बातें एक ही हैं। अब देखो जब कई परिवार मिलते हैं आज के समाज में, तब जाकर के बनता है ग्राम, जिसको बोलते हैं गांव। वैदिक काल में भी सेम ऐसा ही था। जब कई परिवार मिलते थे, या मैं कहूँ कई कुल मिलते थे, है ना, तो कई कुलों के मिलने पर क्या बन जाता था? एक गांव बन जाता था। क्या बन जाता था? गांव। और जब कई गांव मिल जाते थे तब क्या बन जाता था? एक विश्व बन जाता था। क्या बन जाता था? विश्व। और जब कई विश्व मिल जाते थे तब क्या बन जाता था? एक जन बन जाता था। क्या बन जाता था? जन। इस जन का ही अर्थ होता है कबीला। क्या होता है? कबीला। तो चाहे तो आप जन कहो, चाहे आप कबीला कहो, दोनों एक ही बात है। और यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है आपसे, विश्व किसको कहा जाता है? या वैदिक काल में विश्व से तात्पर्य होता था। तो आप बताओगे वैदिक काल में जो विश्व होता था वो क्या होता था? गांव का समूह। गांव के समूह को हम क्या कहते थे? विश्व कहते थे। और आपसे पूछा जाए कि गांव किसको कहते थे, तो आप बताओगे गांव
कुल के समूह को गांव कहते थे। जन किसको कहते थे? ये विषयों का क्या होता था? समूह होता था, और इसी को हम बोलते थे अर्थात कबीला। ऐसे करके उन्होंने अपने समाज में क्या करा था? सामाजिक इकाइयों को बांटा था। वर्तमान में अगर हम देखें तो कई परिवार मिलते हैं, एक गाँव बन जाता है। कई गाँव को मिलाते हैं, बड़ा हो जाता है, कस्बा बन जाता है ना। कस्बे को मिलाते हैं, शहर बन जाता है, जिला बन जाता है ना। जिले से मंडल बन जाता है, कई सारे जिले बन जाते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? हमारे स्टेट बन जाती है, राष्ट्र बन जाता है ना। उनके ऐसा नहीं था पहले। उस समय क्या था भारत में हम देखेंगे आगे चलकर कई रियासतें रहेंगी, और वो रियासत, वो कबीला जिस जगह रहेगा उसी को अपना क्षेत्र विशेष मानेगा, है ना, उसी को सब कुछ मानेगा। तो यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी सी डिफरेंट है, अलग है। आज की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। अब एग्जाम में पूछता है कि एक वर्ड देगा पार्टिकुलर। जो जन शब्द है, ये जन शब्द का मुखिया क्या कहलाता था? तो आप बता सकते हो, जो जन है अर्थात कबीला, और कबीले का मुखिया जो रहेगा वो कौन रहेगा? राजा। लेकिन जन के वे में पूछेगा तो आप क्या कहोगे? जनपति। क्या कहोगे? जनपति। जो जनपति है वही एक्चुअल में राजा है। जनपति का मतलब कबीले का मुखिया, जन का मुखिया, और कबीले का मुखिया कौन होगा? राजा होगा। ऐसे पूछ लेगा जो विश्व का मुखिया है वो क्या कहलाएगा? विश्वपति। क्या कहलाएगा? कभी कभी यहाँ से पूछ लेगा विश्वपति किसको कहा जाता था? तो विश्वपति किसको कहा जाता था? विश्वपति कहा जाता था विश्व के मुखिया को, है ना। हर विश्व में एक मुखिया होगा, और कई सारे विश्व मिलकर क्या बनेंगे? जन बनेंगे। ऐसे ही गांव या ग्राम, तो गांव का या ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी। क्या कहलाता था? ग्रामीणी। और कुल का मुखिया कहलाता था कुलपति। तो अब चाहे वो कुल का मुखिया पूछे, ग्राम का मुखिया पूछे, विश्व का मुखिया पूछे, या आपसे जन का मुखिया पूछे, अगर कुल का पूछता है तो कुलपति, गांव का पूछता है तो ग्रामीणी, विश्व का पूछता है तो विश्वपति, और अगर जन का पूछता है तो जनपति, है ना। और जनपति ही क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। ये जो राजा है ना, राजा के लिए एक वर्ड और पार्टिकुलर यूज होता था, है ना। इसी राजा को बोला जाता था, यानी जनपति को बोला जाता था गोपा जनस्य। क्या बोलते थे इसको? इसको बोलते थे गोपा जनस्य। ये राजा के लिए यूज हो रहा है गोपा जनस्य। गोपा जनस्य का अर्थ होता है कबीले का संरक्षक। क्या अर्थ होता है इसका? कबीले का संरक्षक। संरक्षक का मतलब कबीले को संरक्षण देने वाला वही राजा है, वही गोपा जनस्य है, वही जनपति। इस कबीले में पूरे में कभी भी कैसी भी कोई भी समस्या आएगी, है ना, प्रजा को कोई भी दुख है ना, या प्रजा कोई भी उत्सव मनाना चाहती है, या कबीला उठकर दूसरे के जाना चाहता है, तो ये सर्वसम्मति से होगा, और उसमें आज्ञा किसकी मानी जाएगी? राजा की मानी जाएगी। तो राजा को इसीलिए कहा जाता था गोपा जनस्य, या आप कह सकते हो कबीले का संरक्षक। कबीले के संरक्षक के रूप में राजा क्या करता था? वर्क करता था। अब एक क्वेश्चन पूछता है, वैदिक काल में राजा बन रहा है, तो वैदिक काल का जो समाज रहा होगा, ये समाज कैसा रहा होगा? राजतंत्रात्मक या लोकतंत्रात्मक, है ना। अब उसने सिंपल वे में क्वेश्चन रख दिया, वैदिक काल का समाज हुआ करता था, या वैदिक काल के समाज में फॉलो होता था राजतंत्र या लोकतंत्र। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि राजा है तो राजतंत्र रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? राजतंत्र। तो देखो यहाँ पर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की व्यवस्थाएं अलग थी और उत्तर वैदिक काल की व्यवस्थाएं अलग थी। इसलिए मैंने कहा दोनों को हम लोग साथ में लेकर स्टडी करेंगे। दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो अध्ययन करना क्या रहेगा? आसान रहेगा। देखो जो ऋग्वैदिक काल था ना, इस ऋग्वैदिक काल में राजा तो बना हुआ है, राजा तो बैठा है, लेकिन राजा के पास असीमित अधिकार नहीं है, अनलिमिटेड राइट्स नहीं। यानी राजा स्वतंत्र रूप से कार्यभार नहीं संभाल रहा है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिनिधि सभा है जो उसके साथ वर्क कर रही है, अर्थात राजा को नियंत्रण कर रही है, राजा को नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल में रख रही है ना। तो इसका मतलब राजा तो है, लेकिन राजा असीमित अधिकार प्राप्त नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर लोकतंत्र रहा होगा। क्या रहा होगा? लोकतंत्र रहा होगा। अब आ जाओ उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जब जाओगे तो यहाँ पर राजा यहाँ भी बैठेगा, और जब तक हम 1500 से 1000 तक पहुँचे उधर उत्तर वैदिक काल में, तब तक हमने देखा कि
राजतंत्र हो चुका था। तो जैसे हमने देखा उत्तर वैदिक काल तक जब हम पहुंचेंगे ना, तब तक राजतंत्रात्मक शुरू हो जाएगा। कैसे कैसे, है ना, कैसे राजतंत्र और कैसे लोकतंत्र एकदम राजतंत्र में बदल गया, उसको भी देख लेते हैं ना, उसकी ओर भी चलते हैं कि अभी तक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि राजा तो है लेकिन लोकतंत्रात्मक ढांचा है, इनका जो प्रशासनिक स्तर है वो कैसा है, सारा लोकतंत्रात्मक। और यहाँ पर जाते जाते लोकतंत्रात्मक ढांचा खत्म हो जाएगा और राजतंत्रात्मक हो जाएगा। तो आगे देखते हैं राजतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक कैसे चेंजेज आए, है ना। तो एक तरफ हमारा था ऋग्वैदिक समाज, इसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और एक तरफ था हमारा उत्तर वैदिक काल। दोनों को मिला लो, वैदिक काल हो गया। इसी को हम टोटल क्या बोलते हैं, वैदिक काल। हम जब भी मोस्टली बात करते हैं वैदिक काल की, तो हम ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दोनों को मिला करके बात कर रहे होते हैं ना। और पार्टिकुलर का इंडिकेट करेंगे तो फिर ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं इसमें व्यवस्थाएं क्या थी। इसमें व्यवस्था ये थी कि राजा तो बन रहा है, अभी हम इधर से लेकर चल रहे हैं ना, फिर इधर से चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं राजा तो है ना, जिसको हम कह रहे हैं समाज में हेड, है ना। तो राजा तो है, लेकिन राजा के साथ साथ जो प्रधानता है कबीलाई तत्वों की, किसकी है, कबीलाई तत्वों की। राजा का प्रावधान है, कॉन्सेप्ट है, कबीलाई तत्वों की प्रधानता है, है ना। राजा का प्रावधान है, कबीलाई तत्वों की प्रधानता है, परंतु है ना जो राजा है ना, परंतु राजा के पास असीमित अधिकार नहीं है, या उस समाज में राजा के पास असीमित अधिकार, इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। असीमित अधिकार, असीमित अधिकार का मतलब होता है अनलिमिटेड राइट्स, जिसको हम बोलते हैं ना कि राजा के ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, अनलिमिटेड, है ना। तो अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा तो है, अधिकार है, वर्चस्व है, लेकिन अधिकार भी अनलिमिटेड नहीं है। और जब अनलिमिटेड अधिकार नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होता होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राजा पर नियंत्रण के आधार पर, है ना, आगे क्या देखेंगे, राजा पर या राजा पर नियंत्रण के लिए चार प्रतिनिधि सभाएं थीं। चार प्रतिनिधि सभाएं थीं, यानी राजा है, उसके पास अधिकार है पर अनलिमिटेड नहीं है। राजा को भी अगर कबीले में कोई नियम बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए राजा को 4 सभाओं के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, बैठक बुलानी पड़ेगी और कबीले में सबकी, है ना, सलाह लेनी पड़ेगी, एडवाइस लेनी पड़ेगी। उसके बाद कबीला कोई डिसीजन मेकिंग करेगा। राजा का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, लेकिन राजा भी क्या करेगा, दूसरे लोगों के साथ सलाह लेगा। जैसे आज हमारे यहाँ मान लो सरकार, प्रधानमंत्री महोदय ना हमारे यहाँ के, तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय राजा हैं, आज के किंग हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री महोदय चाहते हैं कोई कानून बनाना, तो वो उस कानून के लिए पहले क्या लाएंगे, पार्लियामेंट में लेकर के आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से अगर वो पारित हो जाता है, तब वो जाकर के विधेयक अधिनियम बनेगा और फिर कानून बनने के बाद वो हमारे संविधान में जुड़ेगा और जुड़कर फिर वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो ऐसे ही अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि राजा है तो लोकतंत्रात्मक ढांचा कैसे करके, लोकतंत्रात्मक ढांचा ऐसे ही है कि राजा के पास असीमित अधिकार नहीं है। राजा तो है, राजतंत्र नहीं है,
राजा भी चुना जा रहा है। क्या हो रहा है? राजा चुना जा रहा है। और जब राजा चुनाव के द्वारा बैठ रहा है तो इसका मतलब लोकतंत्रात्मक ढांचा है। राजा दिखाई दे रहा है लेकिन उसके पास अनलिमिटेड अधिकार नहीं। तो ये 4 सभाएं कौन कौन सी थी? एक को हम बोलते हैं समिति। क्या बोलते हैं? समिति। एक को बोलते हैं सभा। एक को बोलते हैं विदत और एक को बोलते हैं गण। ये 4 सभाएं थी, है ना। तो हमारे यहाँ एक वेद है और उस वेद में ये सभा और समिति है ना, इन सभा और समिति को ब्रह्मा की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। क्या की संज्ञा दी है? ब्रह्मा की 2 पुत्रियाँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा वो कौन सा वेद है जिस वेद में समिति और सभा को ब्रह्मा की 2 पुत्रियों के रूप में माना गया है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर दूंगा, पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब ये बात कर लेते हैं समिति पर। समिति क्या थी? ये समिति जो थी ना, इसी समिति में राजा का चुनाव होता था। क्या होता था? राजा का चुनाव। जैसे मैंने आपको बताया कि राजा तो बन रहा है लेकिन राजा अपनी मर्जी से नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है मैं राजा, मेरे बाद मेरा बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, ऐसा नहीं है। राजा तो बनेगा हमारे कबीले में, लेकिन हमारे कबीले में राजा वो बनेगा जो क्या होगा? सबसे ज़्यादा योग्य होगा, जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, जो हमें लगता है सबसे ज़्यादा कुलीन है। हम उस व्यक्ति को चुनेंगे और चुनने के बाद उसको सर्वसम्मति से अपना राजा मान लेंगे। तो इसमें राजा का चुनाव होगा। तो राजा के चुनाव की प्रणाली किस में होती थी? समिति में होती। तो इसलिए कहते थे राजा का चुनाव समिति में ही किया जाता था। इसके अलावा इसी को बोलते थे, यही क्या है, उस समय कबीले की आम सभा। कैसी सभा है? कबीले की आम सभा। जैसे वर्तमान में अगर हम कहें तो हमारे यहाँ भी एक लोकसभा और एक राज्यसभा है, और उसमें भी किसको कहा जाता है? आम सभा। किसको कहते हैं? आम सभा। वर्तमान में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा भी चलती है और राज्यसभा भी चलती है ना। तो एक को बोलते हैं आम सभा, तो लोकसभा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? लोकसभा को। तो आप ये कह सकते हो समिति वैदिक काल की लोकसभा थी। क्या थी? आप आज उसको इंडिकेट कर सकते हो कि वर्तमान में जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, वैदिक काल में वही क्या बन गई थी? समिति थी। जो काम हमारे यहाँ लोकसभा करती है वही काम वैदिक काल में कौन करती थी? समिति। तो आप इसको बोल सकते हो ना, लोकसभा के समान। लोकसभा नहीं है तो समिति, लेकिन वर्तमान में हमारी जो लोकसभा है, जैसे हमारी लोकसभा फंक्शंस करती है, कार्य करती है, वैसे उस समय में काम कौन करता था? समिति करती थी। इसी में राजा का क्या होता था? चुनाव होता था ना। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा समिति का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो आप बताओगे समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार। ऋग्वेद नौ बार हुआ है ना। आपसे अगर पूछता है एग्जाम्स में कि ये समिति है, समिति का वर्णन हमें कहाँ से मिला, तो हमें मिला ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन कितनी बार मिलता है, कितनी बार उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में ये 9 बार उल्लेखित है। 9 बार इसका वर्णन क्या है। अब दूसरी बात आती है सभा पर। जो सभा थी है ना, सभा को देख रहे हैं। ये सभा जो थी, जैसे आज हमारे ना वर्तमान में राज्यसभा, कैसी सभा है? राज्यसभा। और अगर हम बात करें राज्यसभा और लोकसभा में, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा राज्यसभा है वो उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन। और लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन। ऐसे मान लो ये वैदिक काल का उच्च सदन था, और जब ये वैदिक काल का उच्च सदन है तो इसमें कौन लोग रहे होंगे? इसमें वृद्ध और कुलीन लोग जाते होंगे। कौन लोग जाते होंगे? वृद्ध और कुलीन लोग। तो आप कह सकते हो इसमें वृद्ध एवं कुलीन, ये वृद्ध एवं कुलीन
लोगों की सभा थी। अब ये वृद्ध एवं कुलीन लोगों की सभा है, तो आप कह सकते हो वर्तमान में अगर हम इसको देखें तो ये कैसे काम करती होगी, जैसे वो लोकसभा की तरह कार्य कर रही है। ये किसके सामने है? राज्यसभा के समान, है ना। तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वैदिक काल में वो कौन सी समिति थी जो वर्तमान में राज्यसभा की भांति कार्य करती थी? तो वैदिक काल में वो समिति कौन सी थी? सभा, उसका नाम था सभा। ये प्रतिनिधि सभा थी जो वृद्ध एवं कुलीन लोगों की हुआ करती थी, और वर्तमान में जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा वर्क करती है, वैसे ही क्या करती थी? वर्क करती है। अच्छा, एक कंडीशन और पूछता है कभी कभी आपसे एग्जाम्स में, ऐसे पूछ लेगा कि जो ऋग्वैदिक काल में समिति है, क्या इस समिति में, क्योंकि हम कह रहे हैं लोकसभा की तरह, तो लोकसभा की तरह, तो इसमें पूछ रहा है क्या इसमें महिलाएं भागीदारी करती थी? तो लोकसभा में यानी इसमें वैदिक काल में, तो यहाँ पर समिति में महिलाओं की अनुमति नहीं थी, महिलाओं का प्रवेश नहीं था, यहाँ पर महिला नहीं जाती थी, इसमें महिलाओं को अनुमति नहीं थी। लेकिन इसमें आ जाओ सभा में, यानी वर्तमान राज्यसभा की भांति काम करती, इसमें महिलाओं को अनुमति थी। महिलाओं को भी अनुमति, महिलाओं को भी अनुमति है। अब देखो, महिलाओं की अनुमति है तो महिलाएं भी इसमें भागीदारी करेंगी, और जब महिलाएं भागीदारी करेंगी तो सारी महिलाएं बातचीत करेंगी, आपको पता है ना। और महिला, ऐसा हो नहीं सकता कि महिला बातचीत ना करे। ये तो मैं कहूँ शायद विश्व का सबसे बड़ा झूठ होगा ना। अगर आपसे कोई बोले ना विश्व का सबसे बड़ा झूठ बताइए, तो आप उससे कह दिए 4 महिलाएं एक जगह खामोश बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी। वो बैठ ही नहीं सकती। जब वो पहुंचेंगी तो वो क्या करेंगी? बातचीत करेंगी, है ना। तो जब ये महिलाएं पहुंचेंगी तो ये यहाँ पर भी जाके बातचीत करेंगी। इसीलिए महिलाओं से कहा गया था आप अपना एक अध्यक्ष चुन लीजिए। सबको बोलने की अनुमति नहीं है, आप अपना क्या चुनिए? एक अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष महोदय बोलेंगी जो कुछ बोलेंगी। तो महिलाएं भागीदारी कर रही हैं, अनुमति है। और महिलाओं की क्या हुआ करती थी? एक महिला अध्यक्ष। इस महिला अध्यक्ष को ही बोलते थे सभापति। और यहां से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में सभापति किसको कहा जाता था? तो वैदिक काल में सभापति उसको कहा जाता था जो सभा, प्रतिनिधि सभा थी, उसमें महिलाओं की क्या हुआ करती थी? अध्यक्ष होती थी। महिलाओं के पक्ष को क्या करती थी? रखती थी। उसको बोलते थे सभापति, है ना। अब आपसे एग्जाम पूछ लेगा ये जो सभा है, क्या इसका वर्णन कहीं मिलता है? हाँ, इसका उल्लेख भी मिलता है ऋग्वैदिक काल में। तो कितनी बार मिलता है इसका उल्लेख? वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में 9 बार, और इसका 8 बार। सभा का उल्लेख कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में 8 बार। कितनी बार उल्लेखित है ये सभा? 8 बार, है ना। ये 8 बार ऋग्वेद में दिया गया है। सभा में ऐसा हुआ, सभा में ये हुआ, सभा में ये तय हुआ, या सभा का ऐसा निर्णय आया, ऐसे करके इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार दे रखा है? 8 बार दे रखा है। समिति का उल्लेख 9 बार दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बिदत की ओर। किसकी ओर आते हैं? बिदत की ओर। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब आते हैं बिदत की ओर, है ना। बिदत को हम इधर लिख लेते हैं ना, यहाँ पर अलग से, वहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ लिख लेते हैं बिदत, है ना। इसको मैंने यहाँ ले लिया है बिदत को, है ना। और बिदत के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। अब देखो, राजा का चुनाव हो गया, यहाँ पर सारे काम हो गए, ये महिलाओं को अनुमति मिल गई, महिलाओं की अध्यक्ष हो गई, सभापति। फिर बिदत का क्या काम होता था? ये जो बिदत होती थी ना, ऐसे करके मान लो ये सैन्य संगठन था। क्या था ये? एक बिदत सैन्य
संगठन, है ना। वैदिक काल के समाज में, उस समय का जो वैदिक काल का समाज था, तो समाज में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी कार्यों का संचालन करना। तो बिदत क्या करती थी? बिदत वैदिक काल के समाज में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो सामाजिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, इन सभी कार्यों का जो संचालन करेगी वो कौन देखेगी? बिदत। एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि बिदत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसी है? बहुत ज़्यादा, मोस्ट, IMP, बहुत ज़्यादा क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बिदत ना हो तो समाज में समाज की स्थिति दयनीय हो जाए, धर्मों की स्थिति, लोग झगड़ा करने लगे धर्मों के आधार पर, है ना। आर्थिक कंडीशन, राजनीतिक कंडीशन, ये सब कुछ जो संभालने का काम है वो किसका है? बिदत का है ना। क्योंकि बिदत ही ऐसे मान लो कि इनमें सबसे ज़्यादा बलशाली कौन सी रहेगी? बिदत रहेगी। इसीलिए बिदत का उल्लेख बहुत ज़्यादा मिलता है। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है इसका। उसका देखो 8 बार, उसका 9 बार मिला, इसका 8 बार मिला। बिदत का उल्लेख कितनी बार हो गया? 122 बार। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, इसको अलग से। बिदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार मिलता है। तो सोच लो, जिसका उल्लेख 122 बार मिला तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। यानी सारे अफेयर्स समाज के कौन संभालता होगा? बिदत संभालती होगी। इसके बाद आ जाओ गण। लास्ट क्या थी हमारी? गण। ये जो गण थी ना, ये कुलीन लोगों की सभा थी। किन लोगों की? कुलीन लोगों की सभा। इसमें कुछ वृद्ध लोग भी शामिल थे। कौन से, कैसे लोग? कुछ वृद्ध लोग, जिन लोगों का काम था, इसका गढ़ का काम था, जब राजा डिसीजन मेकिंग ना कर पाए तो एडवाइस कैसे ले? जैसे आज है ना, आज अगर लगता है कि मैं किससे एडवाइस लूँ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को लगे, राष्ट्रपति को लगे, तो एडवाइस लेने किसके पास पहुँच जाते? सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। आप एडवाइस दीजिए एज ए एडवाइजर, है ना। तो ऐसे ही एज ए एडवाइजर भी था वैदिक काल की व्यवस्थाओं में, कि जब राजा को लगेगा कि निर्णय नहीं हो पा रहा, ना समिति में हो पा रहा, ना सभा में हो पा रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। या किसी कबीले ने किसी कबीले पर आक्रमण कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमें युद्ध करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं हमें इस कबीले से नहीं लड़ना चाहिए, अगर हम इस कबीले से लड़े तो हमें बहुत हानि होगी। कुछ लोग कह रहे हैं तो ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा, तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए एडवाइस किससे ले? तो राजा एडवाइस के लिए प्रावधान रखता था। कहाँ पर? गढ़ में। वो जो गढ़ में वृद्ध लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, यानी बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बताएंगे कि अब इस परिस्थिति में आपको क्या निर्णय लेना चाहिए और क्या हमारे कबीले के लिए उचित होगा। और जिसमें कबीले का उचित हो, है ना, जिसमें कबीले का अच्छा हो, भला हो, वही डिसीजन मेकिंग ली जाती थी इन लोगों के द्वारा। ऐसा इनका पूरा क्या था? प्रावधान था। अब ये देखो, हम इस प्रावधान को लेकर चल रहे हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में। जैसे मैंने आपको बताया, हम दोनों जोड़ करके पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में जो राजा था उसका प्रावधान सेम यही रहा सारा, ऐसे करके समाज चलता रहा। और राजा इसीलिए योग्य होता था क्योंकि राजा चुना जाता था। राजा का क्या होता था? चुनाव होता था। और चुनाव कायम होता था समिति में। और राजा के राज्याभिषेक में हर एक व्यक्ति सम्मिलित रहता था, है ना। चाहे वो मैं कहूँ कि कुलपति हो, चाहे वो ग्रामीणी हो, चाहे वो विस्पति हो, इसके अलावा चाहे मैं कहूँ कुंभकार हो, चाहे स्वर्णकार हो, रथकार हो, क्योंकि रथ बनाने वाले भी लोग थे उस समय, राजा के रथ बनते थे ना, तो चाहे वो रथकार हो, ये सारे लोग राजा के राज्याभिषेक में क्या करेंगे? भागीदारी करेंगे, सब लोग रहेंगे, है ना। और राजा भी राजा बनने के बाद अपने कुछ प्रमुख अधिकारियों का एक दल अपने साथ रखता था। जैसे आज भी आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री महोदय निकलते हैं, है ना, या राष्ट्रपति महोदय निकलते हैं, तो उनके साथ एक स्पेशल फोर्स चलता है, देखा है, जिसको बोलते हैं ब्लैक कमांडो। क्या बोलते हैं? ब्लैक कमांडो। और ये हमारे यहाँ के उच्च
मैं कहूँ उच्च पद वालों को मिलते हैं, जैसे हम कहूँ प्रधानमंत्री, जैसे मैं कहूँ राष्ट्रपति, इन लोगों के साथ ब्लैक कमांडो चलते हैं ना। तो ये ब्लैक कमांडो क्या है? ये सिक्योरिटी है। क्या है? सिक्योरिटी। ऐसे ही वैदिक काल में भी जब राजा कहीं जाया करता था तो राजा के साथ कुछ प्रमुख अधिकारियों का दल चलता था, राजा अकेला नहीं जाएगा ना। उस दल को क्या कहते थे ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में बताऊंगा, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।